Good morning, students. Welcome in the class 9th. As we all know that we are watching our video of subject science 1 and our chapter is study of sound, that is chapter number 12. इसके पूर्व वीडियो में स्टूडेंट हमने ह्यूमन ईयर के बारे में जानकारी देखी हुई है, याद है आप लोग को, जिसमें मैंने आपको ह्यूमन ईयर के बारे में ये एक स्ट्रक्चर बताया था और ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला था कि ये परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। इसके ऊपर हमको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके देखना है और इसमें हमने आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर ये पोर्शन देखा हुआ है बेटा। और इसके बाद ये मैं आपको एक ऑलवेज रिमेंबर वाला लास्ट वाला पोर्शन मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें बताया क्या गया है कि द ईयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन, मतलब हमारा जो कान होता है वो एक इम्पॉर्टेंट हमारे शरीर का एक भाग है। सेंसेशन इसके अंदर होते हैं। तो स्टिक्स और अदर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट शुड नेवर बी इंसर्टेड इनटू द ईयर फॉर क्लीनिंग इट, यानी कि इसमें ये कहा गया बेटा कि कोई लकड़ी, स्टिक्स, ये लकड़ी का कोई प्रकार या फिर कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट यानी कि नुकीली कोई चीज़ जो होती है वो कभी भी हमने हमारे कान के अंदर उसे साफ करने के लिए है नहीं डालनी चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट हियर वेरी लाउड म्यूजिक यूजिंग ईयरफोन। जैसे कि आपको तो पता है आजकल मोबाइल का ज़माना है और मोबाइल में बहुत बार हम लोग हेडफोन्स हमारे कान में लगाकर बहुत बड़ी आवाज़ में गाने सुनते हैं, लेकिन ये जो है वो आदत अच्छी नहीं है बेटा। आपको याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि आपको बड़ी आवाज़ में कोई भी म्यूज़िक नहीं सुनना है ईयरफोन से, या फिर कभी लाउड स्पीकर के सामने भी आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है और आपके कान को ख़राब नहीं करना है। तो इट में कॉज ग्रेव इंजुरी टू द ईयर ड्रम, यानी कि हमारे ईयर ड्रम यानी पता है ना आप लोग को, कान का जो पर्दा है उसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंजरी इसमें हो सकती है बेटा। आपका कान का पर्दा हमेशा के लिए ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, वो है बेटा सॉल्व एग्जाम्पल्स, ओके। और सॉल्व एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। तीनों प्रॉब्लम्स आज हमारे वीडियो में हम लोग ज़रूर देखेंगे, लेकिन मैं आप लोग को शुरुआत में ही बताना चाहता हूँ कि ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको अपनी पक्की कॉपी में लिख लेना है बेटा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर एग्जाम्पल नंबर 1। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ साउंड वेव ऑफ 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ एंड 1.5 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। तो देखिए बेटा, एग्जाम्पल में सबसे पहले तो एग्जाम्पल समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर अगर एग्जाम्पल हमको समझ में नहीं आ रहा हो तो जो चीज़ें दी गई है उनको अच्छे से ठीक तरह से अच्छे ढंग से हम लोग लिख लेंगे और उसमें क्या ज्ञात किए, मतलब निकालने के लिए बोला है, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ताकि हम लोग को फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है बेटा। अब ये मैं प्रॉब्लम आपको समझा के दे देता हूँ कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ साउंड वेव, मतलब हाउ लॉन्ग यानी कि विल इट टेक मतलब कितना समय लगेगा ये कहना है इसका। फॉर अ साउंड वेव, किसी साउंड वेव को 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ वाली साउंड को और 1.5 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाले साउंड वेव को, मतलब इसमें देखिए बेटा वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है और फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू यहाँ पे आपको 1.5 किलोहर्ट्ज़ दी गई है। तो इसमें आपको टाइम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना बेटा? टाइम। और एक चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है कि टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ, मतलब ये यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया बेटा, यानी कि यस भी दिया गया आप लोग को, वो है बेटा 1.5 किलोमीटर, ओके। तो डिस्टेंस है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है और हमें इन तीनों का उपयोग करके हम लोग को टाइम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया यहाँ पे बेटा कि किलो हर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे किलो हर्ट्ज़ दिया है, क्योंकि इसे क्यों कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि याद रखिए कभी भी हमें एक यूनिट का मतलब CGS यूनिट या MKS यूनिट, ये दोनों यूनिट में से कौन से एक यूनिट का यूज़ करना होता है। तो एक तो आप MKS यानी कि SI यूनिट का यूज़ करिए या फिर CGS यूनिट का यूज़ करिए, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और SI MKS यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। तो जिसको SI भी बोलते हैं बेटा, तो ये दोनों यूनिट में से कोई एक यूनिट का यूज़ करेंगे, उनके ही पैटर्न में उनके यूनिट्स होने चाहिए, अदरवाइज आपका एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में चेंज की है लेकिन वेवलेंथ को सेंटीमीटर में ही रखा,
तो आपका ये जो गणित है इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा बेटा। तो फ्रीक्वेंसी देखिए 1.5 किलो हर्ट्स है, यदि इसको हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसका आंसर पता है बेटा, इसका आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ हर्ट्स। ठीक है, वेवलेंथ लैम्बडा दिया है 25 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट किया तो आपका आंसर आएगा बेटा 0.25 मीटर। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो वेवलेंथ लैम्बडा दी गई आप लोग को 25 सेंटीमीटर दी गई है, ये 0.25 मीटर कैसे बनी, ये मैं आपको एक समझा के बता देता हूँ। आपको पता है बेटा 1 मीटर यानी कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और वही 1 मीटर को अगर 100 सेंटीमीटर के पैटर्न में अगर 10⁻⁴ के पैटर्न में लिखना है, 10⁻² के पैटर्न में, तो यहाँ पे 10⁻² सेंटीमीटर इस पैटर्न में भी हम लोग लिख सकते हैं। वही अगर हम लोग इसे सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये 10⁻² इधर जाके इसका पावर चेंज हो जाता है, वो होता है बेटा 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, ये 2 यूनिट हमेशा आप लोग ध्यान में रखना, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। तो जैसे कि 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर की जगह पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 25 सेंटीमीटर ले लिया, तो यहाँ पे भी दूसरी जगह पे भी 25 आएगा, 25, जैसे कि 1 इंटू 25 और 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर हम लोग इसमें करेंगे। तो जब भी हम लोग 25 इंटू 10⁻⁻² करते हैं, तो यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁻² का मतलब होता है 1/10⁻², और 25 इंटू 1/10⁻² का मतलब होता है 100। तो यहाँ पे देखिए बेटा 25 को 100 से डिवाइड कर लेना है हम लोग को। ठीक है, अगर इसको सॉल्व किया हमने, 25 को 100 से भाग दे दिया, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो 100 का 25 को भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक 0 लग जाएगा। और 100 टू द होता है 200, और 250 माइनस 200 होता है बेटा 50, और फिर यहाँ पे और एक 0 हम लोग अपने आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 5 का भाग देंगे, 100 5 500, तो 500 माइनस 500 आपका आंसर आएगा बेटा यहाँ पे 0.25, यानी आपका यहाँ पे आंसर कितना आया 0.25, जो कि अब ये कन्वर्ट हो गया बेटा मीटर में, जो कि आखिरी जो यूनिट हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया था वही यहाँ पे आपको ये लिखना है। तो ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर को 0.25 मीटर में कन्वर्ट करना, जो कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम में यहाँ पे दिया गया है, 0.25 मीटर आपको यहाँ पे मिला था। अब देखिए डिस्टेंस भी है 1.5 किलोमीटर, यदि इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है ना, वही 1 किलो हर्ट्स यानी कि 10⁻³ हर्ट्स होता है। तो संख्या वही रखनी है, लेकिन हर्ट्स या फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो वैल्यू के साथ आपको यहाँ पे संख्या लिखनी है 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि इसको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और फिर हम यहाँ पे टाइम टी कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे दे दिया। तो फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड का, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वी से हम लोग इंडिकेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू से इंडिकेट करते हैं, और वेवलेंथ होती है बेटा लैम्बडा। तो हमको वेलोसिटी इसलिए कैलकुलेट करनी है क्योंकि हमें सबसे आखिरी में टाइम कैलकुलेट करना है बेटा, और टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमारे पास है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी सबसे पहले वेलोसिटी ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे ये फॉर्मूले में रख कर हम लोग आखिरी में आसानी से टी यानी कि टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब v इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ लिखा, इंटू वेवलेंथ यानी कि 0.25 लिखा। अब हमें 1.5 और 0.25 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखना है, तो आपका आंसर 0.375 आएगा इंटू 10⁻³। अब जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर वेलोसिटी इज इक्वल टू 375 मीटर पर सेकंड आपको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड मिल रही है। ठीक है बेटा, अब हम लोग टाइम कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी फार्मूला लिखेंगे, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज एस एंड वेलोसिटी इज वी। तो एस इज इक्वल टू आपको डिस्टेंस रखना है, डिस्टेंस कितना दिया है बेटा आपको यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻³, वो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी। वेलोसिटी जो अभी कैलकुलेट की थी 375, जब 1.5 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है बेटा आपका यहाँ पे 1500 अपॉन 375 इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 4 सेकंड। मतलब यहाँ पे हमने टाइम कैलकुलेट किया हुआ है 4 सेकंड। ये टाइम क्या है, तो लास्ट सेंटेंस से आपको समझ में आएगा कि ये टाइम वो है कि द साउंड वेव टेक्स 4 सेकंड टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। मतलब 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए साउंड वेव को 4 सेकंड का समय लगेगा। मतलब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और दूसरी जगह पे मेरा कोई दोस्त खड़ा है, वो 1.5 किलोमीटर अंदर पे है, और मैंने चिल्लाया, तो वहाँ तक हमारी जो साउंड की कैपेसिटी है या साउंड वेव है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको
4 सेकंड इतना समय लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। वो है एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अल्ट्रासोनिक वेव्स आर ट्रांसमिटेड डाउनवर्ड्स इनटू द सी। आपको मैंने सोनार के बारे में बताया था, है ना, और उसमें समंदर में जहाज़ों से सोनार द्वारा अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजे जाते हैं और वो डेप्थ से वापस आकर रिसीव करके और वो हमें सिग्नल्स देते हैं और उससे हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, और द डेप्थ। तो वही एग्जांपल यही है एग्जांपल नंबर 2, जिसमें आपको बोला गया कि एक अल्ट्रासोनिक वेव है जो कि डाउनवर्ड ट्रांसमिट किया गया समंदर के अंदर विद द हेल्प ऑफ सोनार की सहायता से। फिर द रिफ्लेक्टेड साउंड इज रिसीव्ड आफ्टर 4 सेकंड, और फिर उसका साउंड जो है वो रिसीव किया गया 4 सेकंड के बाद। और एक बार दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो है वो बैट यानी कि चमगादड़ निकालता है बेटा अपने आवाज़ से, मुंह से, जो कि हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो यही अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम लोग सोनार टेक्निक में भी यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द सी एट दैट प्लेस, तो हमें उस समंदर की डेप्थ ज्ञात करनी है, मतलब गहराई निकालनी है। तो यहाँ पे आपको एक गिवन पोर्शन दिया गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी वाटर, मतलब कभी भी साउंड की वेलोसिटी समंदर के पानी में कितनी होगी, तो वो होगी बेटा 1550 मीटर पर सेकंड। ओके, इतनी ज़्यादा ये साउंड की वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है और दिया क्या गया है वो गिवन में आपको यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी वाटर लिखेंगे बेटा, वो है 1550 मीटर पर सेकंड। और टाइम फॉर इको टू बी हियर्ड, मतलब हमें यहाँ से मतलब साउंड रिफ्लेक्ट पहले तो छोड़ा गया, छोड़ने के बाद रिफ्लेक्ट किया गया, मतलब भेजने की क्रिया और रिसीव करने की क्रिया को लगने वाला समय यहाँ पे 4 सेकंड दिया गया। तो टाइम टेकन बाय साउंड वेव टू रीच द बॉटम ऑफ द सी, मान लीजिए कि अगर पहुंचने तक और वापस आने तक 4 सेकंड लगता है, तो पहुंचने के लिए उसका आधा समय लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब साउंड वेव जो है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव वो सी के बॉटम तक पहुंचे हुए हैं, तो उसको लगने वाला हमने समय ज्ञात किया, तो 4/2 मतलब उसका आधा समय होगा बेटा 2 सेकंड। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला लिखेंगे, वो है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हमने ये फार्मूला देखा हुआ था, ये फार्मूला आपको हमेशा याद रहना बहुत जरूरी है बेटा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वेलोसिटी इंटू टाइम बन जाता है। ये फार्मूला चेंज करेंगे हम लोग, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ये फार्मूला हम लोग को मिल गया इस तरह से। अब वेलोसिटी की जगह पे हमने आंसर लिखा, मतलब वैल्यू रखी 1550 और टाइम जो है वो 2 सेकंड था। तो 1550 गुना 2 यानी कि आपका उत्तर आएगा 3100 मीटर। और ये जो है मीटर में आपका आंसर आया हुआ है वही है समंदर की गहराई, और इसीलिए हमने लास्ट में लिखा देयरफॉर द डेप्थ ऑफ द सी एट दैट प्लेस इज इक्वल टू 3100 मीटर। इसका ये मतलब है कि समंदर की उस जगह की गहराई होगी 3100 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी सॉल्व। ओके, अब हम लोग हमारे एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर हैव अ वेलोसिटी ऑफ 340 मीटर पर सेकंड इन एयर। व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी एंड कैन दिस साउंड बी हियर्ड बाय द ह्यूमन ईयर। मतलब यहाँ पे देखिए बेटा 2 प्रश्न पूछे गए हैं इसी एक ही प्रश्न में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर वेवलेंथ का साउंड वेव जो है उसकी वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकंड है हवा में। ठीक है, हवा में किसी साउंड वेव की वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर है और वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकंड है। यदि ये दोनों वेलोसिटी और वेवलेंथ दी जाने के बाद आपको उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो आपको तो पता ही है ना, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो सिंपल ही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा अपॉन वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद एक दूसरा सवाल आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो भी आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, क्या ह्यूमन ईयर वो फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकता है या नहीं, ये इसका भी जवाब आपको यहाँ पे लिखना है। क्योंकि हमने इसके पूर्व जब इस पार्ट को शुरू किया था तो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर कैन हियर अप टू हाउ मच फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था, वो मैंने बताया था 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ह्यूमन ईयर कोई भी साउंड को सुन सकता है। तो यहाँ पे वेवलेंथ दिए बेटा लैम्बडा इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसको 1 × 10⁻² - 2 मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया।
फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकंड, मतलब ये भी यूनिट मीटर, ये भी यूनिट मीटर में ही होना चाहिए। फिर हमने फार्मूला लिखा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v, फ्रीक्वेंसी इज म्यू एंड वेवलेंथ इज लैम्बडा। एंड देयरफॉर अब हमको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू v कितना है 340 और लैम्बडा कितना है 1 × 10⁻²। अब 340 अपॉन 1 तो आंसर 340 आएगा। ये 10⁻² जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो इनटू क्या हो जाएगा 10⁻², यानी कि 340 गुना 100, 10⁻² का मतलब होता है बेटा 100, तो 340 के ऊपर और 2 शून्य लगेंगे, यानी कि 34,000 आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। वो आपको फ्रीक्वेंसी में लिखना है, वी न्यू इज इक्वल टू 34,000 हर्ट्स, मतलब आपका आंसर यहाँ पे 34,000 हर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये आपके जो ह्यूमन हियरिंग टेंडेंसी है उससे ज़्यादा है, मतलब 20 से 20,000 हर्ट्स के बीच में आप सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्स से 1.1 फ्रीक्वेंसी भी अगर बढ़ी तो भी आप उसको नहीं सुन सकते हैं। तो ये तो 34,000 हर्ट्स बता रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी आप सुन पाएंगे क्या, नहीं। तो दिस फ्रीक्वेंसी इज हायर दैन 20,000 हर्ट्स एंड देयरफॉर दिस साउंड कैन नॉट बी हियर्ड बाय द ह्यूमन ईयर। ये फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा होने की वजह से ये साउंड जो है वो ह्यूमन ईयर नहीं सुन पाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। अब ये सोनार टेक्नोलॉजी के बारे में आखिरी पार्ट मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बोला क्या गया कि द सोनार टेक्नोलॉजी वॉज फर्स्ट डेवलप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। देखिए बेटा, आपको पता है हमारे दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। पहला वर्ल्ड वॉर बहुत पहले हुआ था और वर्ल्ड वॉर जो 2 है वो 1940 के समय पे हुआ है। ठीक है बेटा, तो उस समय पे उसके पहले जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था वही तभी सोनार टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ था, उसे बनाया गया टू डिटेक्ट इनेमी सबमरीन्स। इसमें इसका यूज़ काय के लिए किया गया था कि जो शत्रु हैं उनके जो पनडुब्बियाँ होती है, सबमरीन्स होते हैं, उनको ढूंढने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे उपयोग किया गया था। तो दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन एयर आल्सो, और ये टेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग हवा में भी कर सकते हैं। ये बात आपको पता थी क्या, नहीं ना, अब पता चलिए। तो इन फैक्ट बैट्स यूज दी टेक्निक टू डिटेक्ट ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ सो दैट दे कैन अवॉइड देम एंड फ्लाई फ्रीली इवन इन द डार्क। तो जैसे कि आपको पता है बेटा, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो हवा में कर सकते हैं। बैट्स जो होते हैं, चमगादड़ जो होते हैं, वो इस टेक्निक का जो यूज़ होते हैं इस टेक्निक का उपयोग करते हैं कि सामने से आने वाले किसी ऑब्स्टेकल से, यानी कि किसी वाहन से वो टकरा ना जाए, या फिर टकरा के उनको कभी कोई इंजरी ना हो जाए, या फिर वो गिरते गिरते उनको कुछ हादसा ना हो जाए, उनसे बचने के लिए वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जनरेट करते हैं, और जनरेट करने के बाद उनको तुरंत अवॉइड भी करते हैं। ठीक है बेटा, और हमारा अपनी खुद की जान बचा सकते हैं डार्क में, मतलब नाइट में जो अंधेरे में कोई प्रकाश नहीं होता बेटा, उनको नहीं दिखता, तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग करके किसी वाहन से अपनी खुद की जान बचा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगले वीडियो में हम लोग हमारा अगला भाग देखेंगे बेटा, अगला पार्ट शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर पार्ट है चैप्टर नंबर 13 कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। ओके, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पूर्व जो प्रश्नोत्तर मैंने यहाँ पे आपको ग्रुप में भेजे हुए हैं, ये सभी प्रश्नोत्तर आप लोग देखिए, इसके ऊपर चर्चा करिए, पढ़ाई करिए, और परीक्षा में इनको पूछे जाने पर आपको अच्छे से इनके अंक प्राप्त करने हैं। तो थैंक यू क्लास, टेक केयर।